हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है अब तक कि पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग और नर युग्मक जनन, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, मादा युग्मक जनन जिसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग स्टडी कर चुके हैं। आज स्टडी करेंगे हम लोग परागण के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स परागण। परागण जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन परागण क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर खींचकर तब आपको बता रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम खींच रहे हैं और उसके अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया क्या होती है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते चलेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि परागण किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका बीजांड, जिसको ओव्यूल कहते हैं। बीजांड हो गए। ये वाह्यदल पुंज हो गया। वाह्यदल पुंज नामकरण कर देते हैं। ये हो गया कैलिक्स। कैलिक्स। ये हो गया कोरोला। ये हो गया आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और ये हो गया आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम। आप लोगों ने देखा, ये पुष्प है, पुष्प का स्ट्रक्चर है, उसके भाग हैं कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। याद रखेंगे, हमको पढ़ना है व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि इसके अंतर्गत ये जो पुंकेसर होता है, इसके अंतर्गत पराग कणों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत पराग कण अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये आप लोग भली बात जानते हैं। इसके अंतर्गत परागकण बनते हैं। ये पुंकेसर है, ये कहलाता है तंतु या पुतंतु। ये कहलाता है परागकोश। परागकोश। परागकोश कहलाता है। परागकोश में ये परागकण भरे होते हैं। परागकण पोलन ग्रेन भरे होते हैं। ये वर्तिकाग्र कहलाता है, मादा भाग है। वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा इंग्लिश में कहते हैं, स्टिग्मा। अब इसको भली भांति समझते हैं, परागण किसे कहते हैं। पराग कोश से पराग कण का निकल कर, ये पराग कण यहाँ से स्फुटन होने के बाद पराग कोश का स्फुटन होता है, तो यहाँ से पराग कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो समझेंगे जरा, पराग कोश से पराग कण का बाहर निकलकर
मादा के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, अर्थात इसका यहाँ पर पहुंचना। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आई होगी ये डिफिनीशंस परागण की, कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। सीधी सीधी बात है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागण आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार से होता है। तो याद रखेंगे हमारा अगला टॉपिक होगा परागण के प्रकार। टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार से हो सकता है। तो परागण निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। याद रखेंगे, परागण निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। पहला स्वपरागण, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा पर परागण, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। तो परागण 2 प्रकार का होता है। आप लोग देख रहे हैं कि पराग कणों का पहुंचना वर्तिकाग्र पर, पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके अनुसार ये 2 प्रकार का हो सकता है। तो पहले देखेंगे स्वपरागण क्या होता है, तब देखेंगे पर परागण क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण को पहले स्टडी करेंगे। दोनों कंडीशन में पराग कण पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, लेकिन कैसे पहुंचेंगे ये देखने वाली बात है। तो स्वपरागण में क्या होता है, इसी पुष्प का सेम पुष्प का पराग कण इसी के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। आपको पता है कि फ्लावर हजारों की संख्या में होते हैं, तो यदि उसी पुष्प का परागकण उसी के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, स्वपरागण कहलाता है। और किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, पर परागण कहलाता है। दैट इज क्लियर। समझ में आया होगा आपको कि इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, इसे स्वपरागण कहते हैं।
तो स्वपरागण लिख सकते हैं, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचे। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। परागण कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। तो इसी पुष्प का परागकण इसी के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, स्वपरागण। क्लियर? अब देखते हैं परपरागण क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा परपरागण, जिसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। अर्थात जो परागकणों के पहुँचने का जो प्लेस है, यदि सेम पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो स्वपरागण, और किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है तो इसे परपरागण। इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा, जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परपरागण कहते हैं। तो परपरागण भी आप लोगों ने देखा, क्लियर हुआ। अब देखेंगे परपरागण कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ परपरागण के प्रकार के बारे में अब पढ़ेंगे कि परपरागण कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परपरागण के प्रकार, क्रॉस पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। याद रखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जानकारी के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी। तो यहाँ पर परपरागण के प्रकार, परपरागण के
प्रकार। टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ पर परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन याद रखेंगे स्टूडेंट्स। पर परागण इतना तो क्लियर है कि किसी दूसरे पुष्प का परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने का तरीका, माध्यम क्या होगा, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रकार के हो सकता है। तो पर परागण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पर परागण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला है वायु परागण। वायु परागण जिसको एयर पॉलिनेशन कहते हैं, एयर पॉलिनेशन, वायु परागण। दूसरा आपका हो जाएगा जल परागण। जल परागण जिसको वाटर पॉलिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। और तीसरा है आपका जंतु परागण। जंतु परागण इसको कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन। यहाँ पर देखेंगे पर परागण 3 प्रकार का होता है, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण। इसके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले देखेंगे वायु परागण क्या होता है। व्हाट इज एयर पॉलिनेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब परागकण वायु के द्वारा, जब वायु चल रही है तो वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प चले जाए, हवा चल रही है और वह हवा के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर चले जाए तो वायु परागण कहलाता है। अर्थात जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा हो तो वायु परागण कहलाता है। जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा हो या हवा चल रही है उसके द्वारा हो तो वायु परागण कहलाता है। तो लिख सकते हैं जब पर परागण की क्रिया, जब पर परागण की क्रिया वायु द्वारा हो, वायु के द्वारा हो तो वायु परागण कहलाता है। हो तो वायु परागण कहलाता है, कहलाता है। तो आपने देखा यहाँ पर जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा हो अर्थात वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकार पर जाए तो वायु परागण कहलाता है। तो वायु परागण आप लोगों ने देखा। अगला देखेंगे जल परागण। जल परागण जिसको कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखेंगे जब परागकण दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा जाए, जल परागण है, जल के द्वारा जाते हो। जैसे जितने भी जलीय पौधे होते हैं, जलीय पुष्पीय पौधे होते हैं, उनमें जल परागण होता है। याद रखेंगे जब परागकण जल के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जल परागण कहलाता है। तो लिख सकते हैं
जब परागकण जल के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब जल परागण कहलाता है, तब जल परागण कहलाता है। तो आप लोगों ने जल परागण को देखा कि जब परागकण जल के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब जल परागण कहलाता है। जलीय पौधों में जल परागण होता है, तो लिख सकते हैं जलीय पादपों में जल परागण की क्रिया होती है, जल परागण की क्रिया होती है। तो जल परागण किस में होता है? जलीय पादपों में होता है। तो आप लोगों ने जल परागण भी देखा। अब देखते हैं पर परागण का तीसरा प्रकार, जंतु परागण। जंतु परागण को देख लेते हैं, अंतिम भाग है इसका जल पर परागण का। तो तीसरा है स्टूडेंट्स आपका जंतु परागण। जंतु परागण, एनिमल पॉलिनेशन। याद रखेंगे जंतु परागण किसे कहते हैं? जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जंतुओं के द्वारा पहुंचते हों, अर्थात परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या पहुंचना जंतुओं के द्वारा होता है, जंतु परागण कहलाता है। या जब परागकण जंतुओं द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे जंतु परागण कहते हैं। लिख सकते हैं जब परागकण जंतु द्वारा, जंतु कोष्ठ में जंतु कौन कौन हो सकते हैं? भंवरे, तितली व मधुमक्खियाँ। जब परागकण जंतु द्वारा दूसरे पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जब परागकण जंतु द्वारा अर्थात भंवरे द्वारा, तितली द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा दूसरे पुष्प के जायांग
दूसरे पुष्प के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण में सबसे बेस्ट पॉलिनेटर होते हैं, बेस्ट पॉलिनेटर अर्थात पॉलिनेटर, सबसे बेस्ट पॉलिनेटर होती हैं हनी बी। ये जो हनी बी होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खियां होती है स्टूडेंट्स, ये सबसे बेस्ट पॉलिनेटर अर्थात परागण की क्रिया सबसे ज़्यादा यही करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मधुमक्खियां यदि इस दुनिया से विलुप्त हो जाएं तो दुनिया में कोई बीज, कोई फल ही नहीं बनेगा। अर्थात फल के निर्माण में, फूल के निर्माण में, बीज के निर्माण में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है, ये वैज्ञानिकों का मत है। तो सबसे बेस्ट पॉलिनेटर कौन है? तो मधुमक्खियां हैं, क्योंकि पुष्प का रस चूसने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाती रहती हैं और उनके पैर में परागकण चिपक कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते रहते हैं। तो इसीलिए इसको बेस्ट पॉलिनेटर कहा जाता है मधुमक्खियों को। और जंतु परागण में सबसे बेस्ट होती हैं मधुमक्खियां ही, यही पॉलिनेशन की क्रिया करती हैं, परागण की क्रिया करती हैं। आज आप लोगों ने परागण से संबंधित हेडिंग्स को पढ़ा और उसके प्रकार के बारे में देखा। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है, छोटे में भी पूछा जाता है कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। यदि शॉर्ट में पूछेगा तो कम नंबर में पूछेगा तो 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा परागण से संबंधित तो परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, सब एकदम डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग बाय हेडिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। यदि आप समझ ले रहे हैं तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज परागण से संबंधित हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। अगले हेडिंग में हम पढ़ेंगे निषेचन की घटनाएं क्या होती हैं। पुष्पीय पौधों में आप लोगों ने देखा कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत ये सारे हेडिंग पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे निषेचन की घटना, और जब निषेचन की घटना स्टडी कर लेंगे तो निषेचन पक्ष घटना के बारे में हम स्टडी करेंगे अगले वीडियोज में। तो आज यहीं तक रन देते हैं, आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।